दिन था 6 अगस्त और साल 1945। सुबह के 8 बजे थे। जापान के हिरोशिमा में रोज की तरह लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। सब कुछ नॉर्मल जैसा था, लेकिन हिरोशिमा के लोग इस बात से बेखबर थे कि अब जो उनके साथ होने जा रहा है उसको अतीत में सबसे भयानक इंसिडेंट के तौर पर देखा जाएगा। जी हाँ, जापान के कट्टर दुश्मन अमेरिका ने B-29 बॉम्बर इनोला गे से इस शहर पर एटम बम गिरा दिया था और देखते ही देखते पूरा शहर राख में तब्दील हो गया। लेकिन इस हमले के पीछे बहुत से सवाल हैं जो ये पूछते हैं कि अमेरिका ने हिरोशिमा पर ही क्यों परमाणु हमले किए, क्यों दोनों देशों के बीच इतनी तनातनी मच गई थी और इस हमले का सेकेंड वर्ल्ड वॉर से क्या कनेक्शन था। इन सारी बातों को बड़ी डिटेल में आपको आज समझाते हैं, लेकिन दोस्तों इसे समझने के लिए हमें आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलना होगा। दरअसल 7 दिसंबर 1941 ये वो दिन था जब पैसिफिक ओशियन के बीच एक आइलैंड पर 2 घंटे तक ऐसी बमबारी हुई जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर का रुख मोड़ डाला था। जी हाँ, ये जगह थी पर्ल हार्बर। कहा जाता है कि उस दिन जापान ने सुबह सुबह अमेरिकी नौसेना के इस अड्डे पर सबको हैरान करते हुए हमला कर दिया। एक तरफ जहाँ सेकेंड वर्ल्ड वॉर को लेकर बाकी दुनिया जंग में घिरी थी, मगर उस वक्त अमेरिका इससे अलग था। लेकिन फिर जहन में सवाल आता है कि आखिर क्यों इस वॉर से अमेरिका ने दूरी बना रखी थी। शायद इसे जानकर आप यकीन नहीं करेंगे कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था तब अमेरिका चीन को बचाना चाह रहा था। जी हाँ, लेकिन वो इसे लेकर खुलकर सामने नहीं आ रहा था। जी हाँ, ये वही चीन है जो अब अमेरिका का जानी दुश्मन है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर को शुरू हुए 3 साल गुजर चुके थे, जिसमें एक तरफ जर्मनी और इटली थे तो दूसरी तरफ ब्रिटेन और नीदरलैंड और फ्रांस थे। वहीं इस जंग में अमेरिका शामिल नहीं हुआ था, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया है। अमेरिका के शामिल न होने की सबसे बड़ी वजह यही थी कि अमेरिका को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में काफी नुकसान उठाने पड़े थे। लेकिन इसी बीच एक ऐसा भी देश था जिसने अमेरिका की नाक में दम कर रखा था, और वो देश था जापान। क्योंकि इस देश के पास नेचुरल रिसोर्सेज की कमी थी, इसलिए दूसरे देशों पर धड़ाधड़ कब्जा जमा रहा था। ऐसा इसलिए ताकि वो अपने देश के लिए नेचुरल रिसोर्सेज की डिमांड पूरी कर सके। ये वो समय था दोस्तों जब जापान ने कोरिया, ताइवान और चीन के बड़े इलाकों पर कब्जा कर लिया था और पैसिफिक ओशियन में फिलीपींस, इंडोनेशिया और मलेशिया पर भी अपना कब्जा जमाने की फिराक में लगा हुआ था। लेकिन जापान को लेकर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि मलेशिया ब्रिटेन के कब्जे में, इंडोनेशिया नीदरलैंड के कब्जे में और फिलीपींस अमेरिका के कब्जे में था। इन देशों को जापान के दूसरे देशों पर कब्जा करना बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था। दूसरी तरफ जापान इतना ताकतवर इसलिए हो रहा था क्योंकि उसके पीछे हिटलर का हाथ था, और जैसा हम सब जानते हैं कि उस समय हिटलर अमेरिका और ब्रिटेन का कट्टर दुश्मन हुआ करता था। इधर जापान की हरकतें कम होने का नाम नहीं ले रही थी, जिससे परेशान होकर अमेरिका ने जुलाई 1941 में जापान को तेल देना बंद कर दिया। क्योंकि जापान खुद ऑयल प्रोड्यूस नहीं करता था, बल्कि उसे 80% ऑयल अमेरिका से ही मिलता था। ऑयल बैन के बाद अब यहाँ जापान के लिए चीजें मुश्किल होना शुरू हो गई थी। खैर, इसलिए अमेरिका ने जापान के सामने एक शर्त रखी कि जापान को चीन से अपना कब्जा हटाना होगा। हालांकि जापान के लिए बहुत मुश्किल फैसला था। ऐसा इसलिए क्योंकि जापान को ये लगने लगा था कि अगर वो चीन से अपना कब्जा हटा लेगा तो पूरी दुनिया में ये मैसेज जाएगा कि जापान ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए हैं। इसलिए अब जापान का फैसला था कि वो चीन से अपने सैनिक वापस नहीं बुलवाएगा, बल्कि उसने एक बी प्लान बनाया। जी हाँ, और प्लान ये था कि जापान अब इंडोनेशिया पर कब्जा करके तेल हथियाने की सोच रहा था। लेकिन ये सुनने में जितना आसान लग रहा था उतना था नहीं, और ये बात जापान भी अच्छे से जानता था कि इंडोनेशिया पर कब्जा करना इतना आसान नहीं है। जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया कि तब इंडोनेशिया पर नीदरलैंड का राज था और वहां पर पहुंचने के लिए जरूरी था कि पहले फिलीपींस पर राज किया जाए, जो अमेरिका के कब्जे में था। जापान को यह भी मालूम था कि अगर उसने फिलीपींस पर हमला किया तो पैसिफिक ओशियन में मौजूद अमेरिकन नवल बेस पर्ल हार्बर जापान को हमले का जवाब देगा। अब चूंकि जापान के पास तेल तेजी से खत्म हो रहे थे, इसीलिए उसे हमले करने की मजबूरी समझ में आने लगी थी। लेकिन जापान को यह हमला फिलीपींस पर नहीं बल्कि पर्ल हार्बर पर करना था। देखते ही देखते जापान की सेना ने एक सीक्रेट प्लान तैयार करना शुरू कर दिया। प्लान के बाद जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला करने की तैयारी शुरू कर दी। बताया जाता है कि इस हमले के लिए जापान ने अपने बेड़े में 2 बैटलशिप, 30 डिस्ट्रॉयर, 39 सबमरीन्स और सबसे खतरनाक 414 बॉम्बर एयरक्राफ्ट इकट्ठा किए थे। इन बॉम्बर एयरक्राफ्ट को 6 एयरक्राफ्ट कैरियर के जरिए पैसिफिक ओशन के लिए रवाना किया गया, जहां अमेरिकन नवल बेस पर्ल हार्बर मौजूद था। हालांकि अमेरिका की तरफ भी अच्छी तादाद में सेना और उसके इक्विपमेंट शामिल थे। मतलब अगर हमला होता तो कहीं न कहीं अमेरिका जापान पर भारी पड़ता हुआ दिखाई देता। लेकिन सबसे जरूरी बात वो ये थी कि इस हमले से निपटने के लिए अमेरिका को पहले से पता होना चाहिए था, जो कि था नहीं। 8000 किलोमीटर का सफर तय करके अब जापान के एयरक्राफ्ट शिप टारगेट पॉइंट से महज 300 किलोमीटर की दूरी पर थे। यही वो पॉइंट था जहां से जापान ने अपने 414 बॉम्बर एयरक्राफ्ट को हमला करने के लिए रवाना किया।
इधर अमेरिकन नेवल बेस इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि उस पर इतना बड़ा हमला होने जा रहा है। 7 दिसंबर 1941 को ये वो दिन था जब जापान के 350 बॉम्बर एयरक्राफ्ट ने एक एक करके अमेरिका बैटलशिप पर अटैक करना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि जापान के 350 बॉम्बर एयरक्राफ्ट ने गोलों की बारिश शुरू कर दी थी। 45 मिनट तक ये पर्ल हार्बर पर हमला करते रहे और फिर वापस चले गए। अमेरिकन नेवी को ये लगा कि शायद हमला रुक गया है और जापानी वापस चले गए। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद वापस से बचे हुए बॉम्बर एयरक्राफ्ट आते हैं और ताबड़तोड़ हमला करना फिर से शुरू कर देते हैं। अब पूरे 1 घंटे 15 मिनट तक ये हमला जारी रहा और इस हमले में अमेरिकन नेवल को भारी नुकसान उठाना पड़ा। आपको बता दें कि इस हमले में अमेरिका की 20 वेसल, 8 बैटलशिप और 300 से भी ज्यादा प्लेन तबाह हो गए थे। कुल मिलाकर जापान इस हमले में मजबूत होता दिखने लगा। पर्ल हार्बर पर हमला करने के बाद जापानी वापस तो चले गए थे, लेकिन उन्होंने अमेरिका को भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल कर लिया था। अब इतने खतरनाक हमले के बाद अमेरिका चुप बैठने वाला तो था नहीं, इसलिए उसने हमले के अगले ही दिन जापान पर हमला करने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। अब अगले 3 महीनों के अंदर अमेरिका ने पर्ल हार्बर पर अपने नेवल बेस को दोबारा से रेनोवेट करना शुरू कर दिया। 4 महीने के बाद अमेरिका ने जापान पर वैसे ही हमला किया जैसा उसने पर्ल हार्बर पर किया था। अप्रैल 1942 में जापान की कैपिटल टोक्यो पर अमेरिकन एयरफोर्स ने बमों की बारिश कर दी। ये अमेरिका का सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किए जाने वाला पहला हमला तो था ही, लेकिन इसके बाद अमेरिका रुका नहीं। अगले 4 सालों तक अमेरिका और जापान में जबरदस्त जंग चलती रही। इस जंग में अमेरिका जापान पर हावी होता गया। अब चूंकि जापान इस हमले से टूट चुका था, लेकिन वो किसी भी हाल में घुटने टेकने वाला तो नहीं था। हमले जारी थे और आता है दिन 6 अगस्त 1945 का। जी हाँ, ये वो तारीख थी जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम से हमला किया था। बताया जाता है कि 4400 किलो वजनी लिटिल बॉय नाम से इस बम ने पूरे शहर को राख में बदल कर रख दिया था। ये इतिहास का पहला न्यूक्लियर अटैक था जिसने जापान की कमर तोड़ दी थी। धमाके की धमक 18.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर हवा में मौजूद इनोला गे तक भी पहुंची थी। प्लेन में मौजूद क्रू ने समझा कि उनके जहाज से भी कुछ आकर टकराया है और जब जमीन से टकराकर उठी सेकंड शॉक वेव ने इनोला गे को हिला दिया तो कर्नल टिबेट्स जो प्लेन को लीड कर रहे थे, उन्होंने नीचे झांक कर देखा तो नीचे वही ऐतिहासिक बदसूरत धुएं और आग का गुबार दिख रहा था, जिसे मशरूम क्लाउड के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन वॉर अभी भी थमी नहीं थी। 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त को जापान के दूसरे शहर नागासाकी पर भी एक और बम फैट बॉय गिराया गया, जिसमें करीब 80,000 लोग मारे गए। बैक टू बैक हमले के बाद टूटे हुए जापान ने 15 अगस्त 1945 को अमेरिका के सामने हार मान ली। अगर जापान हार नहीं मानता तो अमेरिका कोकुरा, योकोहामा और नीलगाता पर भी अगले परमाणु हमले की तैयारी करने जा रहा था। खैर, पर्ल हार्बर के हमले ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद लंबे वक्त तक जापान और अमेरिका के रिलेशन और दोनों देशों के लोगों की जिंदगी बदल डाली थी। 2016 मई की बात है जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा और जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे एक साथ हिरोशिमा गए और ये एक ऐतिहासिक घटना बन गई थी। इतना ही नहीं, बराक ओबामा अमेरिकी इतिहास के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने उस जगह का दौरा किया जहां अमेरिका ने दुनिया का पहला परमाणु बम हमला किया था। इससे समझा जा सकता है दोस्तों कि 1945 में हिरोशिमा पर गिराए गए अमेरिकी परमाणु बम से लाखों लोगों की मौत तो हुई थी। फिर 2016 में दिसंबर में दोनों नेताओं ने एक और इतिहास बनाया। पर्ल हार्बर हमले की 75वीं बरसी पर इस भयानक वॉर के दौरान एक दूसरे के खून के प्यासे इन देशों के ये नेता एक साथ इस जगह पर पहुंचे जहां पर हुए हमले ने इतिहास ही बदल दिया था। खैर, इस वीडियो में फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको हमारी अमेरिका और जापान को लेकर ये वीडियो? ऐसी और नई जानकारी के लिए आप हमारे वीडियोस को देख सकते हैं और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।